जिस दिन अरुणा को रूप की चिट्ठी मिली, उसी रात आशीष को अरुणा के कमरे से रूपवती नाम से अरुणा की कितनी चिट्ठियां मिली। आशीष ने वह सारी चिट्ठियां पढ़ी और उसे अरुणा पर बहुत गुस्सा आया। आशीष ने अरुणा को कमरे में बुलाया और खूब डांटते हुए बोला, शर्म नहीं आई तुम्हें यह करते हुए अरुणा? इधर हम इतने दुखी और चिंता में हैं कि तुम्हारा रिश्ता नहीं हो रहा, और तुम यहाँ ये सब कर रही हो। यह रूपवती बनकर एक बावर्ची का बेटा तुम्हें प्यार के जाल में फंसा रहा है। तुमने हमें कुछ क्यों नहीं बताया? अरुणा, तुम्हें मैं इतना प्यार करता हूँ, मगर तुमने तो मेरा विश्वास तोड़ा दिया। अब खबरदार, अगर तुमने किसी को चिट्ठी लिखी या घर से बाहर निकली। अरुणा रात भर बहुत रोई और उसने रूप को कोई चिट्ठी नहीं लिखी। रूप चिट्ठी का इंतजार करता रहा, मगर 1 हफ्ते के इंतजार के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब रूप को चिंता होने लगी। उसने अरुणा को बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, पर कोई जवाब नहीं आया। आशीष अब रूप की कोई भी चिट्ठी अरुणा को ना देता और हर चिट्ठी को बिना पढ़े जला देता। धीरे धीरे फिक्र की वजह से रूप बीमार रहने लगा। शुरू शुरू में तो आम बुखार की बात रूप ने किसी को नहीं बताई, और राजमहल में सबको लगा शायद रूप कहानियां वही पढ़ता होगा अपने कमरे में, मगर बात कुछ और थी। और धीरे धीरे यह आम सा बुखार एक भयंकर बीमारी बन गई। सब वेद एनर राशि से इलाज के बाद भी रूप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। महाराज सुंदर को अपने बेटे की चिंता होने लगी, और रक्षित ने अपने छोटे भाई के इलाज के लिए हर अच्छे से अच्छा वेद ढूंढा। रक्षित ने रूप से बात करते हुए पूछा, रूप क्या बात है? कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? देखो मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा रूप। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। रक्षित की आंखें आंसू से भरी थीं, और रूप ने प्यार से आंसुओं को पोंछा और बोला, भैया, भगवान ने मेरे ऊपर बहुत एहसान किए हैं, और उनमें से आप भी एक हो भैया। आपका मेरे लिए इतना करना ही बहुत है, और कुछ करने की जरूरत नहीं भैया। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, और देखना, आगे जाके आप एक बहुत बड़े और अच्छे राजा बनोगे, जिसके राज में कोई दुख ही नहीं होगा। रूप मुस्कुराया और उसने प्यार से अपने भाई को देखा। रूप अब जानता था कि उसके पास ज्यादा दिन नहीं थे, और फिर शायद अरुणा की सहेली सितारा ने उसे सब सच बता दिया होगा। रूप के शरीर में अब उतनी ताकत नहीं थी कि वह अरुणा से मिलकर उसे कुछ समझा पाता, इसलिए वह चुप रहा और बस अरुणा की चिट्ठी का इंतजार करता रहा। रूप को यकीन था अरुणा उसका सच जानकर भी उसे जवाब जरूर देगी। रूप इंतजार करता रहा, और ऐसे ही तीसरा हफ्ता भी निकल गया। आखिरकार रूप को ठीक करने के लिए सारे वेद ऋषियों ने हाथ खड़े कर दिए। महाराज सुंदर अब अपने बेटे के दुख में बीमार पड़ गए। रात का समय था, और आशीष ने अरुणा को उसके होने वाले पति के बारे में बताया कि उसकी शादी उसके ससुराल वाले जल्द की करवाना चाहते थे। आशीष ने बताया कि उसकी यह लिखने की आदत की वजह से उसकी शादी उसे 10 साल बड़े लड़के के साथ पक्की हुई थी। अरुणा समझ चुकी थी कि उसके घर वाले उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर रूप की तबीयत इतनी खराब होने लगी कि उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रूप खांसने लगा, और उसने अरुणा की चिट्ठियों के कागज पकड़ के अपने गले से लगाए। वह अरुणा के बारे में सोचने लगा, जैसा उसने चिट्ठी में पढ़ा था। वही सांवला रंग, नाक में एक छोटा सा नथ और प्यालों की झंकार। रूप ने मुस्कुराकर अपनी आंखों को बंद किया और अपनी आखिरी सांस पर बोला, अरुणा। इस तरह रूप की जान निकल गई उसकी अरुणा का इंतजार करते करते। अरुणा अपने घर से भागकर रात के अंधेरे में नदी में कूद गई, क्योंकि उसे आगे जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं दिखा। जब राजमहल में बात फैली कि सारे परिवार की रौनक यानी कि छोटे राजकुमार अब नहीं रहे, तो सब बहुत रोए। और महाराज सुंदर अपने कमरे से इसकी हालत से चलकर रूप के शरीर के पास आए। वह बहुत रोए और रूप का माथा चूमते हुए बोले, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें बचा ना सका। उन्होंने घोषणा की कि अब से सारे शहर का महाराज उनका बड़ा बेटा रक्षित होगा। रक्षित ने रोते हुए अपने पिता को गले लगाया, और गले लगाते ही महाराज सुंदर ने भी अपने बड़े बेटे की बाहों में दम तोड़ दिया। एक ही रात में राजमहल में मातम का माहौल छा गया। रक्षित ने एक ही रात में अपने छोटे भाई और अपने पिता को खो दिया।
उसे राजमहल की सारी दौलत फीकी और बेमकसद लगने लगे। रक्षित ने अगले दिन महाराज का पद तो संभाला, मगर बहुत दुख और पीड़ा से। अरुणा के परिवार ने भी उसे अगले दिन बहुत ढूंढा, मगर उनको उनकी बेटी कहीं नहीं मिली। कई सदियां बीत जाने और अरुणा के लुप्त हो जाने के बाद हाल के समय में वह शहर बदलकर एक हाईटेक जिला बन गया, जहां उन्नत तकनीक और संसाधनों की भरपूर उपलब्धता थी। इसी हाईटेक जिले में अविराज नाम का एक लंबा हैंडसम युवक एक महान गायक के रूप में उभरा। उसकी हल्की भूरी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। उसकी आवाज इतनी मधुर और आकर्षक थी कि कोई भी आसानी से उसका प्रशंसक बन सकता था। अविराज ने 18 वर्ष की उम्र में एक गायक के रूप में पहचान बना ली थी। हालांकि वह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था और उसके साथ केवल उसकी मां थी। अविराज के गीत इतने सुकून देने वाले और शांत करने वाले थे कि कोई भी लड़की आसानी से उस पर फिदा हो सकती थी। अविराज का सफर काफी प्रभावशाली रहा। उसके चारों ओर बहुत सारे प्रशंसक और सहायक रहते थे। उसकी पर्सनल असिस्टेंट प्रिया उसे पसंद तो करती थी, लेकिन कभी खुलकर नहीं कहती थी। वह अविराज को बहुत मानती थी, पर अपने निजी जज्बातों को अपने पेशेवर जीवन से अलग रखती थी। अविराज अब 28 साल का था और उसे म्यूजिक इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव हो चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि अविराज के संगीत लेखक मिस्टर फरहान का दिल की बीमारी के कारण निधन हो गया। अब अविराज फिल्मों के लिए गाने तो गा रहा था, लेकिन उसके इंडिविजुअल म्यूजिक एल्बम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। लोगों को अविराज की गायकी में जो पुराना जादू पसंद था, वह कहीं खो सा गया था और खुद अविराज भी अपने गानों से निराश था। वह अपने गानों को बार-बार सुनता था, लेकिन किसी भी नए संगीत लेखक से संतुष्ट नहीं था। अविराज के लिए कई नए म्यूजिक राइटर्स रखे गए, लेकिन दर्शकों की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब अविराज का संगीत क्रेज लोगों के बीच कम होने लगा था और वह डिप्रेशन में चला गया। प्रिया अविराज को लेकर चिंतित हो गई और उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, प्लीज ज्यादा तनाव मत लीजिए अविराज सर। मुझे पता है यह समय मुश्किल है, लेकिन यह भी गुजर जाएगा। भगवान पर भरोसा रखिए। अविराज ने प्रिया की ओर देखा और कहा, यह सिर्फ गानों की बात नहीं है प्रिया। जब मैं फरहान के साथ अपने गाने लिखता था, तब मैं खुद उस गाने की गहरी भावना को महसूस कर पाता था और उस लड़की को याद कर लेता था। अचानक अविराज रुक गया। प्रिया ने उससे उस लड़की के बारे में पूछा, लेकिन अविराज ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। प्रिया ने जोर दिया, क्योंकि वह बहुत लंबे समय से उसकी पर्सनल असिस्टेंट थी। अविराज को उस पर भरोसा था और उसने प्रिया से कहा, प्रिया, जब मैं सिर्फ 10 साल का था, तभी से मेरे मन में एक सपना बस गया था। उस समय मैं हमेशा एक लड़की के बारे में सोचता रहता था। उसकी त्वचा का रंग सांवला था, नाक में सुनहरी नथ, बड़ी-बड़ी आंखें जिनमें काजल लगा होता था और उसके पैरों में पायल होती थी, जो जब भी वह मेरी ओर आती, मधुर सी आवाज करती थी। मैं उसका पूरा चेहरा कभी नहीं देख पाया, क्योंकि वह हमेशा अपना आधा चेहरा दुपट्टे से ढक कर रखती थी और मुझसे मिलने एक छोटे से घर के पास आती थी। उसकी आंखें काजल से सजी हुई इतनी मोहक थीं और उसकी नाक की नथ उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती थी। मैं नहीं जानता वह कौन थी और मैंने आज तक उससे ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देखा। लेकिन हाँ, जब भी वह आती, मुझे अपनी ओर खींच लेती। वह हमेशा अपने हाथ में कुछ कागज ले रहती थी। तुम जानती हो प्रिया, जब भी मेरा कोई गाना हिट होता, तो मैं उससे जुड़ा सपना ठीक एक रात पहले ही देख लेता था। यह सुनकर प्रिया हैरान रह गई कि कोई इतनी खूबसूरती से किसी लड़की का वर्णन कैसे कर सकता है, सिर्फ उसकी आंखों और त्वचा के रंग के आधार पर। उसने अविराज से पूछा, क्या वह तुम्हारी माँ जैसी थी, या कोई रिश्तेदार, या फिर कोई जिसे तुम बचपन में प्यार करते थे? अविराज ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कभी किसी लड़की को उसके जैसा नहीं देखा और मेरी माँ भी उससे बिल्कुल नहीं मिलती थी। प्रिया उलझन में पड़ गई, लेकिन उसने अविराज को शांत किया और वादा किया कि वह उसके लिए एक अच्छा म्यूजिक राइटर ढूंढेगी। अगले दिन एक लड़की प्रिया के ऑफिस में दाखिल हुई।
और उससे मिलने का अपॉइंटमेंट लिया। उसे 4 घंटे इंतज़ार करना पड़ा और फिर प्रिया की असिस्टेंट ने उसे जाने के लिए कह दिया। अगले दिन वह फिर आई और फिर वही इंतज़ार। 4 दिन लगातार इंतज़ार करने के बाद आखिरकार प्रिया की असिस्टेंट ने उससे कहा कि वह अब कभी वापस ना आए। वह लड़की बहुत निराश हो गई और जाने ही वाली थी कि पीछे से प्रिया की आवाज़ आई। "तुम कौन हो?" लड़की ने पलट कर देखा। उसकी त्वचा का रंग गेहुआ था। बड़ी-बड़ी काली आँखें, जिनमें ढेर सारा काजल भरा हुआ था। नाक में सुनहरी नथ, लंबे बाल और वह हरे रंग की फूलों वाली कुर्ती पहने हुए थी। उस लड़की के नैन नक्श बेहद खूबसूरत थे और तेज थे, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, "नमस्ते मैम, मैं आर्या हूँ। मुझे कंटेंट और म्यूज़िक लिखने का शौक है। मैं मिस्टर अविराज के लिए गाने लिखने आई थी, क्योंकि मैंने सुना था कि उन्हें एक म्यूज़िक राइटर की ज़रूरत है।" प्रिया ने कहा, "माफ़ कीजिए, लेकिन मिस्टर अविराज इस समय किसी पुराने गाँव के दौरे पर हैं, इसलिए आप उनसे नहीं मिल सकतीं।" आर्या ने पूछा, "मैम, क्या आप मुझे उस गाँव के बारे में बता सकती हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ।" प्रिया ने जवाब दिया, "माफ़ कीजिए, यह मुमकिन नहीं है। यह उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है।" ये सुनकर आर्या निराश होकर घर लौट गई।